पूरे कंपार्टमेंट का राउंड लगा करके और आ करके मेरी नेक पर, मेरी गर्दन पर आ करके बैठ गया। उसके बाद मैंने क्या, आई फ्लैग्ड हिम ऑफ। क्या किया मैंने उसको फ्लिक कर दिया, मैंने उसको उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वो फिर भी बच के चला गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, उसके बाद वो फिर बच के चला गया। and took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. लेकिन वो फिर से उड़ा, पूरे कंपार्टमेंट में घूम करके वो आया, वापस आकर के उसने मेरे हाथ की बैक पर, इस जगह यहाँ पर आया, वो यहाँ पे आके वापस बैठ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए, इट इज़ इनफ। मैंने कहा इट इज़ इनफ, बस बहुत कुछ हो गया है। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता बहुत कुछ है, अंडरलाइन कर लेना, निशान लगा देना। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट। क्या मैग्नेनिमिटी कहते हैं शराफत को, उदारता को। शराफत की एक हद होती है, शराफत की एक हद होती है। मैंने मतलब लेखक ने कहा, मैंने कहा कि शराफत की एक हद होती है। क्या होता? Twice you have been warned that I am someone in particular, that my august person resents the tickling impertinence of strangers. अरे 2 बार मैंने आपको बताया कि अगर कोई अजनबी मेरे पास आता है, तो अगर अजनबी मेरे पास आएगा तो मुझे अगर परेशान करेगा, तो फिर मेरे सम्मान, आत्मसम्मान पर मुझे ठेस लगेगी और मैं उसका बदला लूँगा। यानी मान लीजिए अगर वो सीट पर बैठता तो सीट रिएक्ट नहीं करती, बल्ब पर बैठता तो बल्ब भी रिएक्ट नहीं करता, वो अगर किसी विंडो पर बैठता तो भी वो विंडो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये सब बेजान चीज़ें हैं। लेकिन वो मेरे ऊपर आके बैठा था, तो उसे जानकारी हो जानी चाहिए थी कि मैं कोई पार्टिकुलर व्यक्ति हूँ, कोई विशेष हूँ। तो कि मैं तुमको 3 बार मैंने वार्निंग मैंने दे चुकी है कि मैं कोई इनएनिमेट चीज़, बेजान चीज़ नहीं हूँ। अब ये क्या कहते हैं, देखिए क्या खूबसूरती से लेखक कहने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं, आई अज्यूम ब्लैक कैप। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे। आई अज्यूम द ब्लैक कैप। मैंने मान लिया, समझ लो मैंने अपने सर पे ओढ़ लिया है काला कैप। काला कैप इस चीज़ का द्योतक होता है, इस चीज़ को दर्शाता है कि जज, काला कैप ओढ़ने का मतलब होता है जज बन जाना। यानी मैं अब जज बन चुका हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं आपको मृत्युदंड देता हूँ। यानी सपोज आई एम ए जज, मान लो मैं अब जज हूँ, तो आई विल सेंटेंस यू डेथ, मैं आपको सेंटेंस यू टू डेथ, मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। कंडेम टू डेथ का मतलब, या सेंटेंस टू डेथ का मतलब मृत्युदंड हो जाता है। यानी अब मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। अब देखिए, मृत्युदंड देने से पहले उसके चार्जेस पता लगते हैं। यानी मृत्युदंड देने से पहले जिस व्यक्ति विशेष को दंड दिया जा रहा है, उसके बारे में उसको पता लगना चाहिए कि उसने गलतियाँ क्या की हैं। देखिए क्या क्या गलतियाँ की हैं लेखक के अनुसार। पहली गलती थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आता है, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। जस्टिस न्याय डिमांड करता है, न्याय डिमांड करता है मृत्युदंड का। यानी कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अदालत को चाहिए कि उसकी सज़ा वो दे। न्याय डिमांड करता है न्याय की, फैसले की, मृत्युदंड की, दंड की। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अदालत अवार्ड करती है। देखिए दंड को दिया जाने के लिए गिव नहीं लगाते वर्ब, बल्कि अवार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अवार्ड इम्पोर्टेंट है, ये बहुत वर्ड आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़रूर आता है ये, आप इसको ज़रूर लर्न करें। ये लाइन अंडरलाइन ही कर लेना। आई कंडेम यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। द काउंट विदाउट ए टिकट, सॉरी, द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी। अरे जो चार्जेस हैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे हैं। क्या क्या चार्जेस हैं? सबसे पहले, यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक के लिए, पब्लिक की शांति के लिए खतरा हो। पब्लिक की शांति के लिए तुम खतरा हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट। और तीसरा काउंट है आपका, यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के तुम सफ़र कर रहे हो। और चौथा,
और चौथा काउंट है, देखिए, यू हैव नो मीट कूपन, आपके पास कोई मीट कूपन नहीं है। यानी आप, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, पहले बिल पेमेंट करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं, उसके बाद एक पर्ची से हमें एक कूपन मिलता है और उसको कूपन को जा कर के हम संबंधित काउंटर पर जमा करते हैं, तब जा कर के वो हमें कुछ खाने के लिए देता है। यहाँ पर तो मच्छर आया और सीधे सीधे उसने भोजन करना अपना प्रारंभ कर दिया। यानी सीधे सीधे आया वो, उन्हें खून पीना उसने अपना शुरू कर दिया। यानी कोई मीट कूपन नहीं, कोई उसने चार्जिंग नहीं दिया, कोई उसने पैसा नहीं दिया उसका, तो ये भी एक चार्ज है उसके खिलाफ कि यू हैव नो मीट कूपन। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई। इन सब चीज़ों के लिए और इनके जैसे और बहुत सारी मिसडिमीनर्स के लिए, मतलब गलत कामों के लिए आप मरने जा रहे हो। I struck a swift lethal blow with my right hand. He dodged the attack with an insolent ease and humiliated me. मैंने क्या किया, क्योंकि वो यहाँ पे आगे बैठा हुआ दिखे, मैंने बहुत ज़ोर से ऐसे मारा, लेकिन क्या, He dodged me, उसने मुझे चकमा दे दिया, वो चकमा दे के भाग गया। मुझे बहुत बुरा लगा भाई इस बात से, भाई छोटी सी चीज़ मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ, उसको मार ही दूँगा, लेकिन मैं मार नहीं पा रहा उसको। लीथल का मतलब होता है घातक, जिससे वो मर ही जाए। मैंने बहुत तेज़ी से राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से मैंने उसको मारा, लेकिन वो चकमा दे करके उड़ गया। बहुत ही इंसोलेंट ईज़, बहुत ही इंसोलेंट का मतलब होता है बेहद ढीठता से, बहुत ज़्यादा घेड़पन से वो बड़े आराम से आगे मैं चला गया। ह्यूमिलेटेड मी, और इस बात ने मुझे बड़ा ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेट का मतलब होता है शर्मिंदा किया, मतलब मेरा इंसल्ट कर दिया, अपमान कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। पर्सनल वैनिटी, मेरी पर्सनल वैनिटी, मेरी जो आत्म अहंकार था, मेरा जो गुरूर था, वो सब ख़त्म हो गया कि मैं बड़ा था, सब चूर हो गया। वो जाग गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, विद माई पेपर। I jumped on the seat and pursued him round the lamp. I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. मैंने उसको अपने पेपर से, अपने हाथ से, हर तरीके से पूरे कंपार्टमेंट भाग करके मार रहा था मैं उसको, लेकिन वो बड़ी चालाकी से मुझे चकमा दे रहा था। एक बार तो मैंने क्या किया, एक वर्ड इसमें आया है फेलाइन, FELINE। फेलाइन का मतलब होता है कैट लाइक, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए एक कैट घात लगाती है, घात लगा के चुपके आकर के उसको एकदम से उसको जकड़ती है। मैंने बहुत कोशिश की उसको इस तरह से जकड़ने की ताकि मैं उसको मार सकूं, ताकि मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा हूं उससे और मैं उसको ये साबित भी कर दूं कि मैं उससे वाकई बड़ा ही था। लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में था। ही प्लेड विद मी, वो मुझसे खेल रहा था, मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली, वो बिल्कुल ओपनली मेरे साथ खेल रहा था। एंड ऑस्टेंटेशियसली, बिल्कुल डिस्प्लेफुल्ली, मतलब बिल्कुल खुल करके वो मेरे साथ खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित। स्कॉटलैंड में एक खेल है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल है कि एक सांड को लाल कपड़ा दिखाते हैं, एक व्यक्ति लाल कपड़ा दिखाता है और लाल कपड़े से ऐसा माना जाता है कि वो सांड को गुस्सा आता है और उसके बाद वो उसको मारने के लिए आता है। और जब वो मारने के लिए आता है तो जो व्यक्ति उसको रेड कपड़ा दिखा रहा था उसको चकमा देना होता है, जिससे कि वो उस सांड को धोखा दे सके, बच सके। मतलब ये खेल था।
लेखक ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बुल फाइटिंग के गेम में हम दोनों, मैटाडोर कहते हैं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति उस सांड को रेड कपड़ा दिखाता है, उसको गुस्सा दिलाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये मच्छर एक मैटाडोर का काम कर रहा था और वो मुझे लाल कपड़ा दिखा कर गुस्सा दिला रहा था और मैं उसकी तरफ मारने के लिए उसको आ रहा था, लेकिन मैं उसको मार नहीं पा रहा था। It was obvious that he was enjoying himself। अरे वो तो बहुत बिल्कुल क्लियर बात थी, ऑब्वियस क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो मेरे साथ enjoy कर रहा है। That he is like that, it is like being chased by this huge, that it was for this that he had disturbed my repose. He wanted a little sport, and what sport that seemed so like being chased by this huge lumbersome windmill of a creature who tasted so good. It was no longer a mere insect. Little sport, and what sport like being chased by this huge lumbersome windmill of a creature who tasted so good. It was no longer a mere and seemed so helpless and so stupid। वो मुझसे खेल खेलना चाह रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि मुझसे वो खेल खेल रहा था। अरे किस तरह का खेल खेल रहा था वो, उसका तो मेरा मेल भी नहीं था। मैं उससे बहुत बड़ा था, मैं एक इंसान था और एक इंसान से, भारी भरकम इंसान से वो खेल खेलने का प्रयास कर रहा था और वो भारी भरकम इंसान अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा था, इतना बेवकूफ़ साबित कर रहा था। उसके साथ कैसा स्पोर्ट। फिर मैंने अपना पाला बदला, अपना मूड बदला। देखिए क्या, आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। मैं उस साथी की आत्मा में घुसने का मैंने प्रयास किया। कैसे? ही चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। बराबर की शर्तों में उसने मेरे साथ इस कंपार्टमेंट में अपना अधिकार जमा दिया था। यानी वो ये दिखाना चाह रहा था, वो ये समझाना चाह रहा था कि मैं भी इस कमरे में पूरा अधिकारी हूँ। जितना अधिकार इस कमरे में तुम्हें है सफ़र करने का, उतना ही अधिकार मुझे भी है इस कमरे में सफ़र करने का। He was developing into a personality, an intelligence that warming towards him and the sense of superiority fading। वो एक पर्सनालिटी डेवलप कर रहा था, वो अपने आप को ऐसे जाहिर करने का प्रयास कर रहा था कि जिस तरह से मैं एक इंसान होने के नाते मैं इस कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी अंदाज में वो खुद भी वो स्वयं एक पर्सनालिटी है, वो स्वयं एक पैसेंजर है और वो उसको भी पूरी इजाज़त है उसमें सफ़र करने की। मेरे अंदर की जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, यानी वो सब ख़त्म हो रहा था। देखिए, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। मैंने उसके साथ अब उसकी फीलिंग को महसूस करना शुरू किया और मेरे अंदर एक जो फीलिंग थी अपने आप को सुपीरियर समझने की, अपने आप को बड़ा समझने की, वो अब गायब हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज। अरे मैं उससे सुपीरियर कैसे हो सकता था? मैं उससे सुपीरियर कैसे हो सकता था? एक गेम हम दोनों को दिया गया, एक खेल हम दोनों खेल रहे थे और उस खेल में, उस कंपटीशन में वो मेरा पूरा सामना कर रहा था, मुझे पूरी तरीके से मुझे डॉज कर रहा था, चकमा दे रहा था। तो ऐसे कंपटीशन में जो मुझे हराने का वो प्रयास कर रहा था, मैं उससे सुपीरियर नहीं हो सकता था। यानी अब हम बराबर की शर्तों पर इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अब देखिए, वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन। अरे हम
क्यों ना एक दूसरे के प्रति उदार हो जाएं। मैंने क्या लेखक ने पाला बदला, लेकिन कहा अरे मैं मार तो नहीं पा रहा हूँ इसे, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए हम दोनों एक दूसरे के प्रति मैग्नानिमस हो जाएं। मैग्नानिमस मतलब उदार हो जाएं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत आता है एक्सप्लेनेशन के लिए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। शराफत और दया इंसान की सबसे बेहतरीन क्वालिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ होती हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को व्यवहार में लाऊंगा तो मैं अपनी इज़्ज़त वापस रिस्टोर कर सकता हूँ। मैंने ऐसा सोचा। एट प्रेजेंट, इस समय तो आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, आई थिंक आउट लाफ्टर एंड डेरिजन। इस समय तो मैं एक ऐसी चीज़ हूँ सभी की नज़रों में जिसको देख के हंसी आए, जिसको देख के लोग मज़े ले रहे हों। लेकिन मैं अगर उस मच्छर के प्रति उदार हो जाऊं तो मैं अपना थोड़ा बहुत सम्मान बचा सकता हूं, क्योंकि मैं सम्मान गायब कर चुका था पहले ही। By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death. I said, returning to my seat, I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it. मर्सीफुल होने के बाद, मर्सीफुल होकर के मैं अपनी डिग्निटी को, अपनी मर्यादा को वापस रीस्टोर कर सकता था। मैं वापस आया, वापस अपनी सीट पर आते हुए मैंने मृत्युदंड का फैसला विड्रॉ कर दिया, वापस कर लिया, और आते हुए मैंने कहा आई कैन नॉट किल यू। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारा मृत्युदंड छोड़ सकता हूँ। अंडरलाइन करेंगे रिप्रीव को, ये वर्ड बहुत आता है, अंडरलाइन जरूर कर लेना, ये वर्ड ज़रूर आते हैं। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे ये वर्ड ज़रूर आता है, इसकी स्पेलिंग भी याद करना। आई डू इट, मैं इसे कर लेता हूँ। फिर क्या हुआ देखिए, इस पैराग्राफ में लेखक वो सब चीज़ें छोड़ देता है, क्योंकि मारने का जो मूड था उसका वो बदल जाता है। अब वो उसके प्रति एक फ्रेंडशिप वाली भावना को फॉर्म करने का प्रयास करता है। इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, आप देखेंगे। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। मैंने अपना पेपर उठाया, वो आया और उस पेपर पर बैठ गया। फूलिश क्रिएचर, बेवकूफ़ प्राणी, अरे बेवकूफ़ प्राणी। आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड्स। अरे तुमने तो मेरे हाथों में अपने आप को सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉप्सी नीडली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हगीज। देखिए, जब मैंने पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, एक मैगज़ीन टाइप थी वो, वीकली एक सप्ताह में आने वाला पेपर था वो। जब मैंने उसको पढ़ रहा था तो एक साइड में एक आर्टिकल था, मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हगीज़, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने के, उस वक्त के। और दूसरी तरफ एक आर्टिकल, एक खबर थी, वो थी पीस ट्रैप्स। इन खबरों को मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे एक यूँ झटका देना है और तुम एक कॉप्सी मतलब लाश में तब्दील हो जाओगे। तुम कितने बेवकूफ़ प्राणी निकले। लेकिन बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। लेकिन नहीं, मैं आपको मारूंगा नहीं। क्यों? मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि जब ये एक बड़ा सा प्राणी कोई बात कहता है, जब एक बड़ा सा प्राणी कुछ वादा करता है तो फिर उसका मतलब होता है मोर ओवर, और तो और, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू। अब मुझे इच्छा भी नहीं है तुम्हें मारने की।
थ्रू नोइंग यू बेटर। जब से मैंने तुम्हें महसूस किया है, तुम्हारे बारे में जब से मैंने जाना है, तो मैंने ये महसूस किया है कि आई हैव कम टू फील, शैल आई से, मैं कह दूँ क्या, ए शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का स्नेह, एक मोहब्बत मैंने तुम्हारे प्रति अपने मन में पैदा की है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट ए क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। जिसने मुझे बनाया है, जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है, उसी ईश्वर ने तुम्हें भी बनाया है। मैंने ये फीलिंग अपने अंदर डेवलप की है। मैं सोचता हूँ कि संत फ्रांसिस संत फ्रांसिस जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे, जीसस क्राइस्ट के जो साथ में रहने वाले या उनके बाद के जो संत क्रिश्चियन धर्म में हुए हैं, उनमें से एक थे सेंट फ्रांसिस। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के बारे में बहुत सारी प्रीचेस की हैं, उपदेश दिए हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा होगा। हालांकि मैं क्रिश्चियन दान का जो तरीका है, हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ मैंने एक महसूस किया, आई रिकग्नाइज, मैंने जाना है एक बहुत दूर का रिश्ता मेरा तुमसे है। और वो दूर का रिश्ता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट। इस गर्मी की रात में भाग्य ने हमें हम सफ़र बनाया है। ये एक रिश्ता है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी। मैंने तुम्हें रुचि दी है और तुमने मुझे आनंद दिया है। यानी तुमने और हमने दोनों ने एक दूसरे को आनंदित किया है। एक तरह से सफ़र हमारा कटा है। द ओब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल। जो एक दूसरे के एहसान है एक दूसरे पर, वो म्यूचुअल है, आपसी है। यानी मैंने भी कुछ तुम्हारे लिए किया है और तुमने भी कुछ मेरे लिए किया है। इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और ये बात, ये रिश्ता जिस नींव पर बना है, वो नींव है फेलो मॉर्टल, कि हम साथ में मरने वाले हैं। यानी हम भी, यानी इंसान भी इस दुनिया में नाशवान है, मॉर्टल है, वो भी अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। इसी तरह से मच्छर, जितनी भी ये पशु पक्षी परिंदे, सब मॉर्टल हैं, एक दिन सबको मरना है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। हमारी ज़िंदगी में जो चमत्कार हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब हमारे एक जैसे ही हैं। यानी हम भी सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हैं, हमारी भी एक लाइफ है, आपकी भी एक लाइफ है। जितने पशु पक्षी, सबको ईश्वर ने एक कॉमननेस दी है। उस लिहाज से तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर ये सिमिलैरिटी हैं। एक रिश्ता हमने कायम किया है और उस रिश्ते के ही आधार पर मैंने आपको छोड़ा है, मैं आपको मारूंगा नहीं। आई सपोज, लेकिन कहते हैं मुझे लगता है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में कुछ तुम जानते ही नहीं हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और मुझे भी लगता है कि मैं भी इस जर्नी के बारे में, इस सफ़र के बारे में भी जानता हूँ। वी आर रियली, व्हेन you came to think of it, a good deal alike, just apparitions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again, perhaps। लेखक को ऐसा सोचते सोचते थोड़ा सा नींद सी आ गई और ये सोच रहा है कि तुम और मैं दोनों ही जीव हैं। शायद तुमने भी महसूस नहीं किया होगा मेरे बारे में इतनी सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, कि कोई आदमी है, इतना उससे इनकाउंटर होगा। और मैंने भी नहीं महसूस किया था कि तुम भी, कोई मच्छर कोई आएगा या कीड़े पर कौन ध्यान देता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन तुम आए, पूरे कंपार्टमेंट में घूमे, तुमने मुझे एंटरटेनमेंट दिया, आनंद दिया,
तुमने मेरे अंदर रुचि ली, मैंने तुमको एंटरटेनमेंट दिया, यानी एक दूसरे का सफ़र सही से कटा। इस तरह से यदि मैं तुम पर ध्यान भी नहीं देता, तुम आते किसी भी बल पर छटपटाते रहते और कुछ समय के बाद तुम वहाँ से चले भी गए होते। ये सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, शायद अब तभी मुझे बाहर से आवाज़ आती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस दैट एट द विंडो। बाहर विंडो से एक आवाज़ आती है, अरे सर क्या आप आगे जाएंगे क्या? इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। ये मेरा फ्रेंडली पोर्टर था, ये एक कुली था जो अक्सर मुझे देखता था कि मेरा स्टेशन आ चुका है और वो मेरा सामान लेके जाता था। चूँकि मैं सोचते सोचते मुझे हल्की सी नींद आ रही थी, मुझे डोजिंग मतलब ऊँघना शुरू हो जाता हूँ मैं, और मैं सोच रहा था, तो उसे लगा कि अगर मैं इस ट्रेन से नहीं उतरा तो मैं आगे चला जाऊँगा। तब उसने मुझे आवाज़ दी, क्या सर आज आप आगे जाएंगे? तो तभी मेरी आँख खुलती है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। मेरी आँख खुलती है, मैंने उसको थैंक यू बोला और कहा शायद मुझे ऊँघनी आ रही थी। एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक, अपने टॉप को और अपने स्टिक को मैं उठा करके, सीज के पकड़ते हुए उठा करके, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं बाहर निकल गया उस ठंडी गर्मियों की रात में, अपने घर की तरफ रवाना हो गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैं बंद करता हूँ अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा, आई सो माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, मैंने देखा कि मेरा वो हम सफ़र, वो मेरा साथी, मेरा सहयात्री अब भी लैंप पर इस तरह से छटपटा रहा है, भिनक रहा है, भिनभिना रहा है। और इस तरह से चैप्टर हमारा क्लोज़ हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर से आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा और बहुत आसान सी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगा। इस वीडियो को धीरे धीरे पढ़ना, सोचना, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना। ये इसमें 6 पैराग्राफ्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स इसमें 2 क्वेश्चन होंगे प्रोज में से, 4 नंबर के, केवल 2, अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। और 4 मार्क्स का आएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो इसी में से आएंगे, जिसे मैंने बताया था, रिट्रीव बताया था, अलाइटेड बताया था। तो अलाइट के जैसे भी वर्ड आ सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में वही करना है जो इस चैप्टर में, इस टेक्स्ट में आया है। इसके अलावा आप किसी भी तरह की चीज़ ऐड नहीं कर सकते। इस तरह से हमारा चैप्टर क्लोज़ होता है। इसकी एक्सरसाइज में बाद में अपलोड करूँगा। मेहनत से आप पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।